स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड को, जो कि जीसी यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट है। और इसमें जो हम आउटलाइन फॉलो कर रहे हैं वो भी जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की आउटलाइन है, जो कि एफिलेटेड कॉलेजेस में भी पढ़ाई जा रही है। और जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो नवाजिश अली शाह की बुक है। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन को। तो लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है, इफ y1 x and y2 of x are two functions। अगर y1 और y2 दो फंक्शंस हैं, किसके? x के फंक्शंस हैं। c1 and c2 are two constants। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि अगर y1 x और y2 x दो फंक्शन है और c1 c2 दो कांस्टेंट है, तो फिर इन सब से मिलके एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। वो इस फॉर्म में होगा c1 y1 प्लस c2 y2। ठीक है, मीन्स जो फंक्शन है और जो कांस्टेंट है इनको हम प्रोडक्ट की फॉर्म लिख लेंगे, c1 y1 प्लस c2 y2 इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन y1 एंड y2। ठीक है, कहता है कि अगर हमारे पास y1 y2 दो फंक्शन है, c1 c2 दो कांस्टेंट हैं, फिर इन सब से मिलके एक एक्सप्रेशन बनेगा इस फॉर्म में, इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहेंगे फंक्शंस का, y1 और y2 का। सिमिलरली इसी तरह से अगर y1 से yn तक फंक्शंस हैं, ठीक है, n नंबर जो है फंक्शंस के n नंबर तक फंक्शन है, और n फंक्शंस एंड c1 c2 so on cn, n कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास और n कॉन्स्टेंट, देन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, देन एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ जाएगा c1 y1 प्लस c2 y2 c3 y3 एंड सो ऑन cn yn तक। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा इन सारे फंक्शंस का y1 से yn तक। नेक्स्ट हम लीनियर डिपेंडेंट्स और इंडिपेंडेंट्स को पढ़ेंगे। अब लीनियर डिपेंडेंट्स क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टू फंक्शंस y1 and y2 are said to be linearly dependent on interval I if there exist two constants c1 and c2 not both zero। अच्छा, यहाँ पर है कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं y1 एंड y2, ये लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे किसी भी इंटरवल पे अगर वहां पर दो कांस्टेंट एग्जिस्ट करें, c1 एंड c2। और ये जो कांस्टेंट्स हैं इन दोनों को जीरो नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर c1 जीरो है तो c2 को नहीं जीरो होना चाहिए, अगर c2 जीरो है तो c1 को नहीं होना चाहिए, या फिर दोनों को जीरो नहीं होना चाहिए, सच दैट c1 y1 प्लस c2 y2 इक्वल्स टू जीरो। जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में पढ़ा था एक्सप्रेशन, वही एक्सप्रेशन है, जस्ट लीनियर डिपेंडेंस में वो जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन है लीनियर डिपेंडेंस में कि c1 c2 दोनों को एक वक्त पे जीरो नहीं होना चाहिए, एक टाइम पे एक ही कांस्टेंट जीरो हो सकता है या फिर दोनों ही जीरो ना हो। अब हम पढ़ेंगे लीनियर इंडिपेंडेंस को। अच्छा, लीनियर इंडिपेंडेंस को पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं लीनियर डिपेंडेंस की। यहाँ पर c1 3e एक्सपोनेंट की पावर 2x प्लस c2 जो कि कांस्टेंट है 5 एक्सपोनेंट की पावर 2x। मीन्स यहाँ पर हम देखें c1 f ऑफ x प्लस c2 f ऑफ x, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1। ठीक है, मीन्स ये कोई भी फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू गिवन है इक्वल्स टू जीरो। ये लीनियर इंडिपेंडेंस की लीनियर डिपेंडेंस की फॉर्म में लिखा हुआ है। लीनियर ये कैसे सेटिस्फाई करेगा, मीन्स c1 और c2 की हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर c1 की अगर हम वैल्यू 5 पुट करें, c2 की वैल्यू -3 पुट करें, देन ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने c1 की वैल्यू ली 5, यहाँ पे हमने 5 पुट किया, और यहाँ पर हमने c2 की वैल्यू ली -3, हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये जीरो के इक्वल आ गया। ठीक है, अब लीनियर डिपेंडेंट की कंडीशन पता क्या थी कि c1 और c2 जो हैं उनको दोनों को जीरो नहीं होना चाहिए। मीन्स एक टाइम पे दोनों को जीरो नहीं होना चाहिए, एक टाइम पे एक जीरो हो सकता है। अब अगर आप यहाँ पे रख देते कि दोनों जीरो हैं, जी c1 भी जीरो c2 भी जीरो, तो यहाँ पर तो ये ऑटोमेटिकली जीरो के इक्वल आ जाता है। बट ये कंडीशन रख दी गई है लीनियर डिपेंडेंस में कि एक कांस्टेंट एक टाइम पे ही जीरो हो सकता है। ठीक है, दोनों नहीं हो सकते एक टाइम पे। नेक्स्ट अब लीनियर इंडिपेंडेंस है।
ज़्यादा फर्क नहीं है लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट्स में। आपने ध्यान रखना है कि डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। ध्यान से देखिएगा, two functions y1 and y2 are said to be linearly independent if for any two constants c1 and c2। दो फंक्शंस हैं y1 और y2, दो फंक्शन है हमारे पास, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे अगर वहां पर दो कांस्टेंट हों c1 और c2। तो इक्वेशन इस फॉर्म में बनेगी c1 y1 प्लस c2 y2 इक्वल्स टू 0। और ये एक्सप्रेशन तभी होल्ड करेगा जब कांस्टेंट c1 c2 दोनों के दोनों 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, लीनियर डिपेंडेंस में था कि जो कांस्टेंट है वो दोनों 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, एक 0 के बराबर हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता, मीन्स एक टाइम पे एक। इसमें कंडीशन आ गई कि अगर दोनों 0 के बराबर होंगे देन ही हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये सेटिस्फाई होगा। अब इसकी एग्जांपल देखें, c1 एक्सपोनेंट की पावर x प्लस c2 x एक्सपोनेंट की पावर 2x, ये फंक्शन की वैल्यूज हैं। ठीक है, और c1 c2 दोनों कांस्टेंट हैं इक्वल्स टू 0। अब अगर आप यहाँ पर c1 की जगह कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर लें, ठीक है, c1 की जगह आप कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर लें 0 के अलावा, मीन्स 1 2 3 सो ऑन, कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें, कभी भी ये जो एक्सप्रेशन है ये सेटिस्फाई नहीं होगा, मीन्स कभी भी ये जो है ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा होगा। तो ये तभी 0 के इक्वल आएगा जब आप यहाँ पर c1 और c2 दोनों की जगह 0 0 पुट करें। जब 0 0 पुट कर दिया तो ऑब्वियसली वो 0 के इक्वल आ ही जाएगा, बट 0 के अलावा कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं जिसको पुट करने से ये 0 के इक्वल आए। तो ये जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंस है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने रोन्स्कियन पढ़ना है। अब रोन्स्कियन क्या है इसकी डेफिनेशन को भी देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और मजे का टॉपिक है, आपने ध्यान से देखना है। रोन्स्कियन डिटर्मिनेंट और सिंपली रोन्स्कियन, मीन्स रोन्स्कियन डिटर्मिनेंट भी इसको बोलते हैं या फिर सिंपली रोन्स्कियन भी बोलते हैं। ऑफ टू फंक्शंस y1 एंड y2 इज डोनेटेड बाय w। जो रोन्स्कियन है दो फंक्शन का y1 और y2 इसको डोनेट करते हैं हम w से, एंड इज defined as second order determinant। w y1 y2 इक्वल y1 y2 और नीचे y1 का डेरिवेटिव और y2 का डेरिवेटिव। ठीक है, इस तरह से हम जो रोन्स्कियन है उसको डिफाइन करते हैं। अब ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, जैसे हम डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं, आपको पता है y1 y2 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में माइनस का साइन आएगा। अब पहले तो हमने देखा था रोन्स्कियन ऑफ टू फंक्शंस, अब हम देखेंगे रोन्स्कियन ऑफ n फंक्शंस। द रोन्स्कियन ऑफ n फंक्शंस ऑफ द फॉर्म y1 y2x so on yn x इज y1 का डेरिवेटिव, y1 का n माइनस 1th डेरिवेटिव। ठीक है, इसी तरह से y2 सो ऑन yn y2 का डेरिवेटिव सो ऑन yn का डेरिवेटिव एंड सो ऑन y2 का n माइनस 1th डेरिवेटिव सो ऑन yn का n माइनस 1th डेरिवेटिव। अब उन्होंने बोला था हमने फाइंड करना है रोन्स्कियन ऑफ n फंक्शंस। तो जब उन्होंने कहा है कि n फंक्शंस फाइंड आउट करना है तो हमने जो डिटर्मिनेंट लेंगे, इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट में इन सबको लिख लेना है। तो यहाँ पर हमने n माइनस 1 डेरिवेटिव तक लिखना है। ठीक है, ऊपर था रोन्स्कियन ऑफ टू फंक्शंस, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव तक लिखा। मीन्स ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आपने रोन्स्कियन फाइंड करना है n फंक्शन का, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको n डेरिवेटिव तक लिख दो, मीन्स इसके नीचे एक और लिख दो n, ऐसा नहीं करना। आपने हमेशा एक टर्म कम लिखनी है, मीन्स n डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो n माइनस 1th डेरिवेटिव तक लेके जाना। अगर थर्ड डेरिवेटिव लिखा है तो सेकंड डेरिवेटिव तक जस्ट लेके जाना। यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव था, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट था, तो हमने जस्ट 1 डेरिवेटिव इसका लिया है 1 टाइम। तो ठीक है, ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे हमने ये देखा कि हमने इसका nth जो फंक्शंस है उनका जो रोन्स्कियन है उसको किस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक छोटा सा नोट है, इसको भी आपने अच्छे से ध्यान में
ध्यान से सुनना है और अपने माइंड में रखना है। क्या है नोट कि अगर इफ रोन्स्कियन वैनिशेस आइडेंटिकली, अगर जो रोन्स्कियन है वो वैनिश हो जाता है मीन जीरो के इक्वल आ जाता है, फंक्शन आर कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट, तो फंक्शन जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसे अपने माइंड में रखना है, इसे भूलना नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी आप कंफ्यूज हो गए इस चीज में तो आपने अगर गलत लिख दिया तो आपको पूरा क्वेश्चन गलत होगा, बिकॉज यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में फर्क है। आपने पीछे डेफिनेशंस पढ़ी हैं, आपको अच्छे से पता होगा डिपेंडेंट क्या है और इंडिपेंडेंट क्या है। तो कह रहा है कि अगर तो हमने ये जैसे कि ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, अगर हम डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं और ये जीरो के इक्वल आ जाता है तो देन हम बोलेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर तो ये जीरो के बराबर नहीं आता तो फिर हम बोलेंगे कि ये जो है ये इंडिपेंडेंट है, मीन जो ये फंक्शंस हैं ये इंडिपेंडेंट है। उसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, इससे आपको मजीद क्लैरिटी मिलेगी। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। अच्छा, एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पर हमें 3 फंक्शंस गिवन है, ठीक है। 3 फंक्शंस इन्होंने दिए हुए हैं क्वेश्चन में, एक्सपोनेंट एक्स, एक्सपोनेंट 2 एक्सपोनेंट की पावर एक्स, एक्सपोनेंट की पावर माइनस एक्स। अब हमने इनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देना है। यहाँ पर कितने फंक्शन गिवन है? 3 फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो मीन्स थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट लिखेंगे हम, ऑब्वियसली 3 फंक्शन गिवन है तो थर्ड ऑर्डर लिखेंगे। अब ऊपर मैंने आपको बताया था कि जितना आपको उसने बोला हो, मीन्स जितने आपको उसने फंक्शन दिए हों उससे एक कम आपने डेरिवेटिव लेना है। मीन्स यहाँ पर y1 का डेरिवेटिव, y1 का डबल डेरिवेटिव, जबकि फंक्शन यहाँ पे 3 गिवन है, ठीक है, 3 फंक्शन गिवन है। और यहाँ पर देखिएगा, अच्छा अब हम इसको देखते हैं, y1 ex, यहाँ पर अगर आप y1, ये y2 है और ये y3 है, y1 ex, y2 यहाँ पे y2 आया था, 2ex, y3 एक्सपोनेंट की पावर माइनस एक्स, ठीक है। नीचे यहाँ पे क्या था, इनका डेरिवेटिव, यहाँ पे y1 था तो y1 का डेरिवेटिव, यहाँ पे आपने ऊपर पढ़ा है ना रोन्स्कियन, ये देखें y1 y2 सो ऑन yn, नीचे इनके डेरिवेटिव्स सो ऑन तक, ठीक है। n फंक्शन थे तो n-1 तक इसका डेरिवेटिव लिया, ठीक है। और सिमिलरली इस जो एग्जाम्पल है इसमें कितने फंक्शन है, इसमें 3 फंक्शन है तो सेकंड टर्म तक इसका, सेकंड ऑर्डर तक इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब y1 का डेरिवेटिव लें, एक्सपोनेंट की पावर x का डेरिवेटिव लिया तो एक्सपोनेंट की पावर x ही आ गया। सिमिलरली इसका डबल डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास यही टर्म मिल गई। अब यहाँ पर देखिएगा y2 जो है, y2 हमारे पास बराबर है 2 एक्सपोनेंट की पावर x के। अब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 एक्सपोनेंट की पावर एज इट इज आ जाएगा। अब इसका हम फिर से डेरिवेटिव लें तो फिर वही चीज बन जाती है, तो हमने ऐसे ही इसको लिख लिया। अब यहाँ पर क्या है, ये y3 है, y3 को लिखा। अब इसका हम डेरिवेटिव लें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव, यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन आया, जब हमने इसका अगेन डेरिवेटिव लिया तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस साइन आ गया। मैं आपको बता देती हूँ अगर आपको समझ नहीं आई इस बात की, y3 हमारे पास बराबर है t माइनस एक्स के, इसका डेरिवेटिव लिया 1 टाइम तो हमारे पास माइनस, यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारे पास एक्सपोनेंट की पावर होती है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। अब x की मीन्स हम x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो x यहाँ पर क्या, अगर इसका डेरिवेटिव लिया जाए तो 1 ही आएगा, बट यहाँ पर जो माइनस साथ है वो स्टार्ट पे आ जाएगा, ओके। सो माइनस e माइनस एक्स आ गया। अब यहाँ पर y3 का डबल डेरिवेटिव इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम इनका डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं, हमें पता है अच्छे से कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह से आपने कर लेना है, यहाँ पर आपने ले लेना है ex को और इन टर्म्स का हमने डिटर्मिनेंट लिख लेना, ठीक है। इन टर्म्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेना, माइनस, यहाँ पे अल्टरनेटिव साइन यूज करते हैं, यहाँ पे माइनस आएगा, -2 एक्सपोनेंट की पावर x, और फिर हमने जो ठीक है इन टर्म्स को फिर हमने स्किप करना है और ये वाली जो टर्म है ये वाली और ये वाली, इनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेना है। एंड प्लस फिर आपने
ई की पावर माइनस एक्स लिखना है और फिर इन टर्म्स को आपने स्किप करना है। ये वाली रो और ये वाला कॉलम आपने स्किप करना है और इन टर्म्स को आपने लिख देना है। और डिटर्मिनेंट लेना आपने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है। अगर आपको फिर भी नहीं पता कैसे लेते हैं तो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से बता दिया है कि आपने सबसे पहले ये जो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम जो है इनको आपने नहीं देखना, मीन्स यहाँ पे अगर आप इनको ऐसे फिंगर रख के देख लें और ये वाली जो टर्म है इनको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेना है। यहाँ से ई एक्स लिख लेना है, बाद में अल्टरनेटिव साइन माइनस, यहाँ पे 2x और यहाँ पर इस जो आपने 2x बाहर निकाला हुआ है एक्स और एक्सपोनेंट की पावर x, इसको आपने पढ़ना है, जो बाहर निकाला हुआ है उसको, उस पूरे कॉलम को और उस पूरी रो को आपने नहीं देखना और बाकी जो टर्म्स है उनको आपने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देना है। एंड थर्ड भी हमने ऐसे ही करना है। अब इसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व किया तो यहाँ पर ई एक्स तो ई की पावर एक्स तो एज इट इज आ गया और यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 एक्सपोनेंट की पावर एक्स और यहाँ पे एक्सपोनेंट की पावर माइनस एक्स, तो ये क्या बन गया 2 एक्सपोनेंट की पावर एक्स माइनस एक्स। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स इक्वल्स कैसे हो गया 2 ई की पावर 0 और यहाँ पर एक्सपोनेंट की पावर 0 जो हो तो वो हमारे पास क्या होती है 1, तो यहाँ पर 2 आ गया। इसी तरह से जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये भी 2 -2, यहाँ पे माइनस का साइन आना था -2 आ गया। उसके बाद -2 एक्सपोनेंट की पावर एक्स एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, बिकॉज यहाँ पे एक्सपोनेंट की पावर 0 बन रहा था 1 आ गया। और इसी तरह से इसको किया तो ये 1 आ गया, प्लस एक्सपोनेंट की पावर -x, जब इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बन गया 2 e की पावर 2x और इसको इसके साथ किया तो हमारे पास क्या आ गया माइनस आएगा दरमियान में और 2 e की पावर 2x आ गया। ठीक है, अब मजीद इसको सॉल्व करेंगे। अब अगर हम इसको देखें मजीद इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर एक्सपोनेंट की पावर x 2 - 2 0 मीन्स ये पूरी टर्म 0, -1 - 1 0 ये भी 0, प्लस एक्सपोनेंट, अब ये वाली अंदर वाली टर्म्स देखें तो ये भी क्या हो जाएंगी 0, तो ये भी 0, तो मतलब ये सारे का सारा जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमने बोला था कि जब कोई रोंस्कियन जो है वो यहाँ पे देखें वैनिश हो जाए तो फंक्शन क्या कहलाता है लीनियरली डिपेंडेंट कहलाता है। तो इट्स मीन्स ये जो फंक्शन हमें गिवन है एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में ये क्या है तीनों, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। और अगर हमारे पास यहाँ पर फंक्शन वैनिश ना हो रहा होता, मतलब इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू आ रही होती 0 के इक्वल ना आ रहा होता, तो फिर हम बोलते हैं कि ये जो फंक्शन गिवन है हमें क्वेश्चन में तीनों ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी अब कि हमने रोंस्कियन को कैसे सोल्व करना है और कैसे हमने बोलना है कि फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। ओके, तो अब हम देखते हैं इनर्शियल एंड बाउंड्री कंडीशंस को। सबसे पहले इनर्शियल कंडीशन की डेफिनेशन है कंडीशन गिवन एट सिंगल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि जब कंडीशंस जो हैं वो एक सिंगल वैल्यू पे गिवन हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तो वो इनर्शियल कंडीशन कहलाती है। जैसे कि हमने इसकी फॉर्म लिखी है y ऑफ Pn इक्वल्स टू a एंड y P1 इक्वल्स टू b। होता क्या है कि यहाँ पर बेसिकली वैल्यू थी y x इक्वल्स टू a, यहाँ पर जो x की वैल्यू हमने रिप्लेस की वो P1 है, यहाँ पर y1 में भी हमने वही रिप्लेस की, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, दो कंडीशंस गिवन है, दोनों पे हमने सेम वैल्यू को रिप्लेस किया x की। x यहाँ पर क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। होता ये है ना कि यहाँ पर y और ब्रैकेट में अंदर x बराबर होता है a के। ठीक है, तो यहाँ पर इनर्शियल कंडीशन का आपको कैसे पता चलेगा, किसी भी जब इक्वेशन में हमें 7 कंडीशन गिवन होगी, अब कैसे पता चलेगा कि वो इनर्शियल है या नहीं है। तो आपने सिंपल देखना है कि यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू अगर तो सेम है,
ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी P1 है और यहाँ पे भी P1 है। अगर तो यहाँ पर वैल्यू सेम है तो इट्स मीन्स कि वो इनिशियल है। और अगर यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स जो x है उसकी वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट आ रही हो, जैसे यहाँ पर P1 आ जाए, यहाँ पर P2 आ जाए, तो इट्स मीन्स के वो बाउंड्री कंडीशन है। इसकी भी डेफिनेशन पढ़ते हैं बाउंड्री कंडीशन की। कंडीशंस गिवन एट मोर देन वन पॉइंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड बाउंड्री कंडीशंस। y अंदर ब्रैकेट में P1 इक्वल्स टू A, y P2 इक्वल्स टू B। यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है? x की, ये भी x की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की। तो यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसको दो डिफरेंट वैल्यूज असाइन की गई हैं, जबकि इनिशियल कंडीशन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था उसको एक सिंगल वैल्यू असाइन की गई थी। तो ये डिफरेंस है इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस में। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है लीनियर कॉम्बिनेशन को, लीनियर डिपेंडेंट्स, लीनियर इंडिपेंडेंट्स और रॉन्स्कियन को। इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से देख लेना है। जिस पॉइंट की आपको समझ नहीं आ रही आपने कमेंट करके मुझसे पूछ लेना है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको जो GC यूनिवर्सिटी की आउटलाइन है उसके कंप्लीट लेक्चर्स मिले मैथड के सब्जेक्ट के, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको कंप्लीट आउटलाइन के लेक्चर मिल जाएंगे।